Hey guys, assalamualaikum to all of you. I'm Seth Farouk and today we're going to talk about the structure of income tax. अब इसको होलिस्टिकली देखेंगे ऊपर से कि ऊपर पर क्या हेड्स हैं, किस वजह से हमारी टैक्सेशन चेंज होती है। किसी बंदे का टैक्स अगर कैलकुलेट करना है उसके लिए क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। ठीक है, तो ये पहली चीज़ है कैटेगरी ऑफ पर्सन। डिपेंड करता है कि आप इंडिविजुअल हैं, आप EOP हैं, आप कंपनी हैं। फिर कंपनी में भी आगे कैटेगरीज आ जाती हैं। ठीक है, तो इस पर डिपेंड करता है कि आपकी क्या टैक्सेशन होगी। इसकी टैक्सेशन इनकम टैक्स में अलग थी। दूसरे नंबर पे रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस आप पाकिस्तान के रेजिडेंट हैं कि नॉन रेजिडेंट हैं, इस पर डिपेंड करता है कि आपकी क्या टैक्सेशन होगी। ये हो गया। फिर तीसरा है रजिस्ट्रेशन स्टेटस। इसमें आपका रजिस्ट्रेशन स्टेटस कि आप रजिस्टर्ड हैं कि नहीं। फिर आप अगर रजिस्टर्ड हैं तो एक्टिव है कि नहीं, एक्टिव है या नॉन एक्टिव है, इस पर डिपेंड करता है कि आपके क्या रेट्स लगेंगे, क्या टैक्सेशन होगी आपकी। चौथी चीज़ जो है वो टैक्सेशन रिजीम्स हैं। इनकम टैक्स ने कुछ डिफरेंट इनकम्स को कुछ रिजीम्स में बांटा हुआ है, तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि रिजीम जैसी चेंज होती है तो आपकी टैक्सेशन की नेचर सारी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो चलते हैं अब हमारे फर्स्ट की तरफ। इंट्रोडक्शन के बाद ये जी हमारे पर्सनस हैं, इंडिविजुअल, EOP, कंपनी और गवर्नमेंट। पर्सनस की डेफिनेशन में ही है, ये पर्सनस हैं पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं। इसके नो डाउट आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कंपनी की डेफिनेशन के अंदर जाएँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बल्कि हम कंपनी की डेफिनेशन पढ़ते हैं। अब ये कंपनी है, इसमें वो क्या क्या कंपनी की डेफिनेशन में इंक्लूड कर रहा है वो देख लेते हैं। कि अगर आप कंपनी रजिस्टर्ड है एज़ पर कंपनीज एक्ट 2017 तो आप समझा जाएगा कि आप कंपनी। ओके, फिर स्मॉल कंपनी आप किधर कहीं पर भी रजिस्टर्ड हैं, SCB में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन आपके कुछ पेड अप कैपिटल और ये वो चीज़ें कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, जिसकी वजह से डिसाइड होता है कि आप स्मॉल कंपनी हैं कि नहीं है। ठीक हो गया। फिर बॉडी कॉर्पोरेट चाहे पाकिस्तान के किसी लॉ के तहत आप बॉडी कॉर्पोरेट बने तो, और या फिर आउटसाइड पाकिस्तान किसी लॉ के मुताबिक बने तो आप बॉडी कॉर्पोरेट में आ जाते हैं। मुदारबा की जो कंपनी है वो भी कंपनी है। फॉरेन एसोसिएशन है, फॉरेन एसोसिएशन बाहर की होगी, लेकिन इधर आके बोर्ड ने जो हमारा FBR है उसने उस एसोसिएशन को एज कंपनी डिक्लेयर किया हुआ। ठीक है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो आप समझते हैं। लोकल गवर्नमेंट, सोसाइटी मतलब कॉर्पोरेट सोसाइटी, फाइनेंस सोसाइटी और या कोई भी सोसाइटी। और फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, NPO, ये भी आपकी कंपनी की डेफिनेशन में आती है। NPO कैसे बनती है, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 42 के तहत जब कंपनी बन जाती है, और इसकी टैक्सेशन जो है वो 100% क्रेडिट मिलता है इसको, तो ये NPO कहलाती है। ठीक है। फिर ट्रस्ट है, ट्रस्ट भी कंपनी की डेफिनेशन में डाल दी। जितने भी ट्रस्ट है वो कंपनी की डेफिनेशन में डाल दिए। अब जो रजिस्ट्रेशन इनकी कंपनीज़ की हैं या एंटिटीज़ की हैं, बहुत सारे ट्रस्ट की भी जैसे है, बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस और लॉज पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिसमें अलग अलग तरह से आप अपने ट्रस्ट को रजिस्टर करा सकते हैं। अच्छा, कंपनीज़ एक्ट में बात करता है, तो कंपनीज़ एक्ट में बात करेगा पब्लिक कंपनी के बारे में और प्राइवेट कंपनी के बारे में। ठीक है, तो मेजर ये है। पब्लिक कंपनी में आगे दो चीज़ें हैं, एक लिस्टेड कंपनी है और एक अनलिस्टेड कंपनी। तो ये होगी सारी कंपनी की डेफिनेशन। तो हमने कैटेगरी ऑफ पर्सनस ये इसका ओवरव्यू ले लिया है। इसकी टैक्सेशन क्या है वो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ज़ाहिर है एक वीडियो में सारा कुछ नहीं हो सकता। अब रेजिडेंशियल स्टेटस का मैंने बता दिया, रेजिडेंट पर्सन होगा या नॉन रेजिडेंट पर्सन होगा। और पर्सनस की डेफिनेशन बता दी कि पर्सन ये इंडिविजुअल रेजिडेंट हो सकता है, नॉन रेजिडेंट हो सकता है, EOP इस तरह, और कंपनी भी। गवर्नमेंट अलबत्ता हमेशा रेजिडेंट इंडिविजुअल की होती है। ठीक है, मतलब रेजिडेंट इंडिविजुअल कह रहा हूँ, कंपनी। आगे चलते हैं। रजिस्ट्रेशन स्टेटस जो हमारा तीसरी चीज़ थी जो हमने पढ़नी थी, ये वाली, तो उसमें क्या क्या था। रजिस्ट्रेशन स्टेटस रजिस्टर्ड प्लस एक्टिव है, रजिस्टर्ड है लेकिन नॉन एक्टिव है, और अनरजिस्टर्ड है। ठीक है, ये इसकी
इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या रेट लगना है, कैसे टैक्सेशन होनी है। फिर चौथी चीज़ जो हमने पढ़ी वो थी इनकम रिजीम्स। टैक्सेशन में जो डिफरेंट रिजीम्स दी हुई हैं उनमें 4 रिजीम्स हैं। एक है नॉर्मल टैक्स रिजीम। बाय डिफ़ॉल्ट जो बंदे की टैक्सेशन होती है ना किसी बिज़नेस की या जो है वो इवन सैलरी की, वो नॉर्मल रिजीम में ही होती है। लेकिन कुछ टैक्स जल्दी कलेक्ट हो जाए तो ज़ाहिर बात है कि क्या होगा कि पूरा साल कंपनी बिज़नेस करेगी या इनकम कमाएगी, सैलरी इनकम है या जो भी कैपिटल गेन इनकम है, जो भी इनकम कमाएगी पूरा साल कमाएगी, उस पर टैक्स देना चाहिए। लेकिन अब अगर पूरा साल का वेट करें तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू कैसे आएगा और ऑपरेशंस कैसे चलेंगे। तो इसलिए उन्होंने कुछ रिजीम्स बना दिए हैं कि ये रिजीम्स फाइनल टैक्स रिजीम है, सेपरेट चार्ज है और मिनिमम टैक्स रिजीम है। ये हम पढ़ेंगे क्या क्या होता है। लेकिन इनका मकसद क्या है कि आपको गवर्नमेंट को पहले से ही कई जगहों पे टैक्स एडवांस में ही मिल जाता है। ठीक हो गया। अब पहली चीज़ नॉर्मल टैक्स रिजीम की तरफ अगर चलें तो टोटल इनकम हम पढ़ेंगे टोटल इनकम क्या है, लेकिन फ़िलहाल हम एक स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं। तो टोटल इनकम में से आपने एफटीआर जो हमारा फाइनल टैक्स रिजीम है, सेपरेट ब्लॉक और एग्जेम्प्ट इनकम माइनस करनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इनकम आ जाएगी। इसमें आपने डिडक्टेबल अलाउंसेस ये भी हम पढ़ेंगे क्या होते हैं, वो माइनस करने हैं। तो टैक्सेबल इनकम आ जाएगी आपकी। जब टैक्सेबल इनकम आ जाएगी तो उस पर आपने कंपटीशन करनी है टैक्स की। कंपटीशन में ये भी हम पढ़ेंगे कंपटीशन कैसे होती है, डिफरेंट तरीके से डिफरेंट पर्सनस के लिए डिफरेंट स्टेटस के मुताबिक टैक्सेशन होती है। फिर टैक्स लायबिलिटी हमने एग्जांपल ले ली कि 100 रुपये निकली है। ठीक है, उसमें से आप देखते हैं कि हमारे जो अदर रिजीम्स हैं, फाइनल टैक्स, सेपरेट चार्ज, ये इनमें से जो हमारे कई जगह पे एडवांस टैक्स वगैरह कटते हैं वो सारे एडवांस टैक्स जो हैं वो हम लेस करेंगे। तो ये हमारी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। ठीक हो गया। अब टैक्स लायबिलिटी के बाद पाकिस्तान में कुछ जगहों पे कुछ कंपनीज के कुछ ऑपरेशंस के लिए, अंडरटेकिंग्स के लिए कुछ टैक्स क्रेडिट्स दिए हुए हैं। वो टैक्स क्रेडिट्स हम लेस करेंगे। ये भी हम पढ़ेंगे कि टैक्स क्रेडिट्स कौन से हैं, कैसे कैलकुलेट होते हैं वगैरह वगैरह। तो ये हमारी टैक्स पेएबल आ जाएगा जो हमने पाकिस्तान में इनकम टैक्स रिटर्न के साथ जो है वो पे करना है। दूसरी चीज़, अब ये टोटल इनकम का थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। टोटल इनकम कैसे बनेगी, पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम, ये भी हम पढ़ेंगे कि ये कैसे कैसे। अभी हम फ़र्ज़ कर रहे हैं कि एक बंदा रेजिडेंट है तो उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम दोनों टैक्सेबल होंगी। इनमें सेम तकरीबन होते हैं। सैलरी, प्रॉपर्टी, आपने बिज़नेस किया, कैपिटल गेन कमाया और अदर सोर्स, कोई भी सोर्स से आपने इनकम कमाई, सेम हेड्स जो हैं वो फॉरेन सोर्स में होंगे। अब बंदे की सैलरी ज़रूरी बात नहीं है कि ये सारों पे हो, आपको कोई ना कोई बीच में एक आध होगा जिसमें सैलरी होगी। आगे चलें। डिडक्टेबल अलाउंस मैंने जो ऊपर पढ़ाया है, ये डिडक्टेबल अलाउंस जो हमने टोटल इनकम में से माइनस करने हैं वो कौन से होते हैं। ज़कात, अगर आपने ज़कात उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक ज़कात दी है। WWF अगर आपने पे किया है, वर्कर वेलफेयर फ़ंड और वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फ़ंड WPPF और एजुकेशन एक्सपेंस आपने किया है, तो ये डिडक्टेबल अलाउंसेस हैं जो अलाउ होते हैं कि आप अपनी इनकम में से डिडक्ट कर लें। ठीक है। टैक्स क्रेडिट्स अगर बात करें तो टैक्स क्रेडिट्स में उसने दो चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है। एक वो टैक्स क्रेडिट्स हैं जो 2025 से पहले अलाउ थे, अब अलाउ नहीं है, और एक वो है जो 2025 में अलाउ है। ठीक है। अब ये वाले जो हैं ये वैलिड अब वैनिश हो चुके हुए हैं। ये देखें, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फॉर मैन्युफैक्चरर्स, ये पहले टैक्स क्रेडिट मिलता था। अगर सवाल जो हम कंसिडरेशन कर रहे हैं वो अगर 2025 से पहले किया है तो वो हम इसको कंसिडर करेंगे, वरना नहीं करेंगे। जो 2025 में टैक्स क्रेडिट्स अवेलेबल हैं वो ये हैं। सर्टन पर्सनस पे हैं, पढ़ेंगे हम। स्पेसिफाइड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, फिर पीओएस मशीन, ये क्या होता है पढ़ेंगे। चैरिटेबल डोनेशन और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। यहाँ तक हमने अपनी एनटीआर की जो लायबिलिटी है वो कैसे कैलकुलेट होनी है वो सारा हमने इंट्रोडक्शन लिया कि नॉर्मल टैक्स रेजीम में कैसे टैक्सेशन होगी। अब हम चलते हैं फाइनल, सेपरेट और मिनिमम की तरफ।
अच्छा, तो अब हमने पढ़ लिया है नॉर्मल टैक्स रिजीम। आप पढ़ते हैं फाइनल टैक्स रिजीम। तो फाइनल टैक्स रिजीम के लिए हमें आना पड़ेगा। फाइनल टैक्स रिजीम क्या होती है? एक तो ये कि टैक्सेबल इनकम का पार्ट नहीं होती। इससे क्या मुराद है? अभी मैंने आपको बताया कि टैक्सेबल इनकम जो है वो यहाँ पर फाइनल टैक्स आपने टोटल इनकम में से जब माइनस किया है तो टैक्सेबल इनकम की तरफ हमने सफ़र शुरू किया था। ठीक हो गया। नो एक्सपेंसेस अलाउड एज डिडक्शन, इसमें कोई एक्सपेंस अलाउ नहीं होता। और मतलब इससे मुराद है कि जैसे कोई इनकम है उसके अगेंस्ट नॉर्मल टैक्स रिजीम में कुछ एक्सपेंसेस अलाउ होते हैं, वो आप माइनस कर देते हैं तो जितनी बकाया इनकम बचती है उस पर टैक्स देना होता है। फाइनल टैक्स रिजीम में जितनी आपकी इनकम होती है उसी पर टैक्स लग जाता है और एट सोर्स कट जाता है। ठीक है, डिडक्टेड एट सोर्स कटता है, पेमेंट के टाइम पे कट जाता है और उसे ट्रीट किया जाता है एफटीआर। अब डिडक्टेड एट सोर्स तो वो काफ़ी सारी चीज़ों पे जो टैक्स है वो एट सोर्स कट जाता है, लेकिन उसको ट्रीट क्या किया जाएगा वो लॉ बताएगा। उसको एफटीआर ट्रीट किया जाएगा, उसको सेपरेट ब्लॉक ट्रीट किया जाएगा, उसको जो है और मिनिमम टैक्स ट्रीट किया जाएगा। तो ये डिपेंड करता है, ये हम पढ़ेंगे कि क्या क्या उसमें फॉल करता है। फिर लॉस नॉर्मल टैक्स रिजीम में अगर देखा जाए तो डिडक्टेबल अलाउंस अलाउ होते हैं, जो मैंने पढ़े भी हैं, तो इसमें वो अलाउ नहीं होते। और नो सेट ऑफ लॉस नॉर्मल टैक्स रिजीम में हर हेड जो टोटल इनकम में हम जाके पढ़ेंगे कि देर आर 5 हेड्स, तो सैलरी है, प्रॉपर्टी है और अदर सोर्स है, कैपिटल गेन है, बिजनेस है। तो इनमें से हम पढ़ेंगे किस किस में टैक्स लॉस जो अगर आ जाए आपका तो वो आप उसके साथ क्या ट्रीटमेंट करते हैं। तो वो बेसिकली टोटल इनकम में से हम लेस ही करते हैं, टैक्सेबल इनकम में से। तो लेस यहाँ पे कोई अलाउ नहीं है कि वो टैक्स क्रेडिट मैंने पढ़ा दिया कि आपने लाइबिलिटी को रिड्यूस करना होता है। इसमें जो आपकी टैक्स पेबल निकलता है ना उसको आप फर्दर रिड्यूस कर लेते हैं टैक्स क्रेडिट की वजह से। जैसे कि आपका जो नॉर्मल टैक्स रिजीम में आपको एनपीओ की टैक्सेशन में हम पढ़ेंगे कि हम सारी जो उसका इनकम टैक्स पेबल निकालते हैं पहले, उसको सारी डोनेशन जो भी उसकी इनकम है उसमें से एक्सपेंस माइनस करके उस पर कंप्यूटेशन करके उसकी एक टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं। लेकिन उसके बाद उसको जो है वो टैक्स क्रेडिट 100% लेस करते हैं तो वो उसका जो पेबल है वो ज़ीरो हो जाता है। तो ये टैक्स क्रेडिट इसमें नहीं अलाउ। अगर आपका एफटीआर आपका जो लेट से 15% आपका किसी चीज़ पे टैक्स डिडक्ट हो रहा था लेकिन 15 से ज़्यादा हो गया है तो इसका मतलब क्या है, रिफ़ंड आ गया। अब वो कहता है रिफ़ंड नहीं कर रहा। ठीक है, ये नॉन एडजस्टेबल होता है, इतना टैक्स काट गया है बस, ठीक है, ये नॉन एडजस्टेबल टैक्स। ठीक है, इसमें कौन कौन सी इनकम आती हैं? फॉरेन प्रोड्यूस कमर्शियल फॉर एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, बाहर से आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई कमर्शियल प्रोड्यूस करवाया है किसी को पैसे दे के तो वो एफटीआर में है। सर्विसेज आपने अगर प्रोवाइड की हैं तो वो क्या है, वो भी एफटीआर में प्रोवाइडेड। इसमें कुछ कंडीशंस हैं वो आपने फुलफ़िल करनी है, अगर नहीं करनी तो ये इनकम जो है ये नॉर्मल टैक्स रिजीम में आ जाती है। प्राइस एंड विनिंग्स हमने पढ़ना है कि क्या होता है, ये भी आपके फाइनल में आ गया। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स टू पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स, जो पेट्रोल पंप को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे वो ऑयल होता है, इंजन ऑयल, ये वो चीज़ें वो सारी प्रोवाइड करते हैं, वो फाइनल टैक्स में आती हैं। फिर टोल का अगर पता हो तो जो हाईवेज़ होती हैं उसमें टोल देना होता है आपको, एक फ़ी होती है, एक टैक्स होता है जो गवर्नमेंट को देना होता है। तो उसका जो ठेका किसी ने उठाया होता है लीज पे, वो जो राइट कलेक्ट टोल जो होता है ना वो भी आपका उस पर टैक्स लगता है और वो जो है वो फाइनल टैक्स होता है। फिर डिविडेंड, वैसे तो डिविडेंड फाइनल टैक्स में नहीं आता लेकिन एक टाइप है जो फाइनल टैक्स में आती है, वो है स्पेसिफिक डिविडेंड। ये भी हम पढ़ेंगे क्या होता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन सुकूक्स इस्लामिक वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो इसमें इस जो रिटर्न आता है उसको जो टैक्स कटता है उसमें ये भी आपको 2 जगह पे मिलेगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक और हेड में हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे कौन सा वाला है, एक
जो हमने नॉन रेजिडेंट को पेमेंट की है ना, स्कूप होल्डर आपका होना चाहिए नॉन रेजिडेंट, और उसको पेमेंट पे करते हुए जो आपने टैक्स काटा वो आपका फाइनल टैक्स में आ जाएगा। बाय कंपनी और स्पेशल पर्पस व्हीकल, मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट है इसमें कंपनी जो पेमेंट किसने की है, कंपनी ने, या स्पेशल पर्पस व्हीकल, ये भी हम पढ़ेंगे क्या होता है। तो ये हमारा सारा था फाइनल टैक्स रिजीम। इसका जो मोटा मोटा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। अब आगे चलते हैं। सेपरेट ब्लॉक में फीचर्स क्या हैं इसके, कि ये टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम में फॉल नहीं करता। जैसे हमने ये इधर पढ़ा था कि सेपरेट ब्लॉक भी टोटल इनकम में से लेस हो रहा है, तो उसी तरीके से ये भी लेस होगा। टैक्सेस अप्लाइड ग्रॉस इनकम, ग्रॉस जो रिसीट होती है ना उस पर टैक्स लगता है। कंपटीशन, खैर ये हम भी कंपटीशन पढ़ेंगे। इसकी नेचर फाइनल टैक्स की ही है, ठीक है, क्योंकि एड सोर्स, ये भी एड सोर्स ही करता है। ये देखें, एड सोर्स करता है लेकिन उसको सेपरेट ब्लॉक ट्रीट किया जाता है। मतलब एड सोर्स आपको कई सारे टैक्स मिलेंगे लेकिन उसको क्या ट्रीट करना है वो हमारा लॉ बताता है। तो इसमें भी टैक्स क्रेडिट्स नहीं मिलते, लॉस नहीं मिलते, लॉस नहीं आप माइनस कर सकते इनकम में से, और डिडक्टेबल अलाउंसेस नहीं माइनस कर सकते, डिडक्शंस नहीं माइनस कर सकते, ठीक है। डिडक्शंस का मतलब होता है कि आपने कोई एक इनकम की, जो इनकम कमाई उस पर जो खर्चा आया वो आपने वही माइनस कर दिया। लेकिन डिडक्टेबल अलाउंसेस जो हैं वो सारी हेड्स के इनकम मिला के जो टोटल इनकम बनती है वो आप पढ़ेंगे, उसमें से आपने डिडक्टेबल, ये भी खर्चे ही होते हैं, ये आपको माइनस करने की इजाज़त को दे देता है ताकि आपका टैक्स कम बने। ठीक हो गया। अब पढ़ते हैं हम कि इसमें कौन कौन से आते हैं। डिविडेंड हमने अभी पढ़ा है, फाइनल टैक्स में स्पेसिफिक डिविडेंड होता है, उसके अलावा बाकी सारे डिविडेंड सेपरेट ब्लॉक में टैक्स होते हैं। फिर स्पूक्स हमने पढ़े हैं, ये रेजिडेंट वाले स्पूक्स हैं जो हमने फाइनल टैक्स में पढ़े थे, वो नॉन रेजिडेंट को पेमेंट हो रही थी। और सेपरेट ब्लॉक में रॉयल्टी आती है, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज आती हैं, ठीक है। शिपिंग इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट और एयर ट्रांसपोर्ट इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट। तो शिपिंग का बिज़नेस कर रहा है कोई नॉन रेजिडेंट, तो उसको जो फी वो शिपिंग में इनकम आएगी, एयर ट्रांसपोर्ट इनकम आएगी। ट्रांसपोर्ट का काम है ना, आपको इधर पाकिस्तान से बाहर चीज़ें लेके जानी है या बाहर से पाकिस्तान लेके आनी है, वो सर्विस दे रहा होगा, तो वो नॉन रेजिडेंट ये आता है सेपरेट ब्लॉक में। टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन डेट, जहाँ पर इंडिविजुअल पीओपी प्रॉफिट जो है ना, ये जो प्रॉफिट ऑन डेट, ये जो आप कहीं बैंक में सेविंग अकाउंट में पैसे रखवा देते हैं, अगर वो उसकी इन्वेस्टमेंट 5 मिलियन से कम है तो वो सेपरेट ब्लॉक में की जाएगी। अगर 5 मिलियन से ज़्यादा है तो हम पढ़ेंगे कि उसको क्या ट्रीटमेंट है। टैक्स ऑन डीम्ड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे। 7E का है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे टैक्स लगता है। अच्छा, ये लास्ट हमारा है MTR, मिनिमम टैक्स रिजीम। इसमें पहले पढ़ लेते हैं कि कैसे कौन कौन सी इनकम इसमें फॉल करती हैं। कमर्शियल इंपोर्टर्स, जो बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करता है और यहाँ पर एज इट इज़ सेल कर देता है विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग, उसे कमर्शियल इंपोर्टर कहते हैं। तो वो मिनिमम उसके जो टैक्स उस पर इंपोर्ट स्टेज पे जो लगता है वो सारा MTR में चला जाता है। ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, क्या यहाँ पर आप चीज़ें ख़रीद के बेच रहे हैं और इसमें लिस्टेड नहीं है। लिस्टेड के अलावा जो कंपनीज़ हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं या जो APs हैं, वो गुड्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उस पर जो टैक्स करता है 153 के अंडर, वो आपका मिनिमम टैक्स रिजीम है। फिर उसके बाद सर्विसेज पे, फिर कॉन्ट्रैक्ट्स पे, फिर नॉन रेजिडेंट पर्सन को पेमेंट करते हुए कॉन्ट्रैक्ट्स के मद में या फिर नॉन इंश्योरेंस प्रीमियम की मद में। फिर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स भी पहले ही FTR में थी, अब मिनिमम में आ गई है। ब्रोकरेज एंड कमीशन भी MTR में है। और इलेक्ट्रिसिटी बिल जो पर एनम 360,000 से ज़्यादा कि कम हो इंडिविजुअल और AOP के लिए, तो वो भी इसमें आता है। अगर इसकी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो ठीक, नहीं तो MTR में चला जाएगा। अच्छा, इसमें फीचर्स क्या हैं, ये भी एड सोर्स डिडक्ट होता है लेकिन ट्रीटेड एज MTR होता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं इसमें हम, ये इन चीज़ों पे सारे टैक्स जितने भी कैलकुलेट जो आपके कटे हैं ना, वो एक जगह रख लेते हैं, उसको हम कंपेयर कर लेते हैं NTR की लायबिलिटी के साथ जो हमने ऊपर यहाँ पर इधर से कैलकुलेट की होगी। तो उसमें से हायर ऑफ आप चूज़ कर लेंगे, वो हमारा टैक्स पेबल होगा।
ये सारा था।